So hey everyone, welcome back to my new video. Myself Jaya, first year BHMS medical student at GHMC गुजरात। इस सीरीज में अपनी मेडिकल कॉलेज लाइफ का हर एक दिन डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। अकेडमिकली मुझे जो भी पढ़ाया जाएगा पूरे दिन में, उसको जितना शॉर्ट हो सकेगा मुझसे उतने शॉर्ट में समराइज करूँगा हर एक लेक्चर को। ठीक है, तो अगर ये सीरीज आपको काफ़ी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, कमेंट में लिख देना प्लीज़। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? स्केलेटल सिस्टम, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका, साइंस एंड आर्ट ऑफ होम्योपैथी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, अडल्ट केस टेकिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। तो ये काफ़ी इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। मेरा जो कोर्स है ना BHMS का, उसका जो फर्स्ट लेक्चर है, ये बेसिकली फर्स्ट डे था, उसमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए थे, तो मैं इन्हीं को समराइज करने वाला हूँ। ओके, ठीक है। ओके, तो स्केलेटल सिस्टम में क्या था? ये हमारा एनाटॉमी का है। एनाटॉमी की प्रैक्टिकल क्लास में पढ़ाया गया था ये स्केलेटल सिस्टम के बारे में। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं नहीं बताने वाला। काफ़ी जो बहुत बेसिक है, मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सबको पता होता है। हेल्थ का मतलब बेसिकली फ्रीडम इन इट्स फुल एक्सटेंस। हर तरीके से जो इंसान फ्री है, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है ना उसके पास। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल फ्रीडम, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल हेल्थ। ठीक है, टाइप ऑफ टिश्यू पता है आपको? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। ओके, फिर सिम्टम्स के अंदर क्या क्या, सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, एलिमेंट्री, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं इसके स्पेशलाइज्ड, जो डॉक्टर्स होते हैं इसके स्पेशलाइज्ड, वो हो गए। ठीक है, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, CVS। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंडोक्राइन के अंदर दो डक्ट वाले होते हैं, जो एक्सोक्राइन और बिनाडक्टिव होते हैं एंडोक्राइन। ठीक है, याद रखने का तरीका है कि एंडो, डू नॉट हैव डक्ट, एंड डू नॉट हैव डक्ट, ऐसे याद रखना कि एंडो का मतलब जो DO है ना, ये स्टैंड फॉर डू नॉट हैव डक्ट। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। फिर नर्वस सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री, स्किन से रिलेटेड। ओके, फिर नेक्स्ट आता है होम्योपैथी में क्या डील करना होता है। मैं एनर्जीज के बारे में, प्लांट एनर्जी, मिनरल एनर्जी, एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, प्लांट एनर्जी, एनिमल एनर्जी, मिनरल एनर्जी, सबकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं, तो उससे मिलते जुलते जो सिम्टम्स है ना पेशेंट के अंदर, तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि पेशेंट के अंदर कौन सी एनर्जी है, तो वैसी मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करनी होती है। ओके, एंडोस्कोपिक सर्जरी, जो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो, वेसल का मतलब माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो। ठीक है, फिर आता है रीजन ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज हुई क्यों, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके थॉट्स। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बहुत पहले से वो डिजीज के अंदर पनपने लग गई थी, स्टार्ट हो चुका था, ओरिजिन हो चुका था उसका। ठीक है, वो पैथोजन तो बाद में आया, जब वो बाद बॉडी के अंदर आया, बट उसको सर्वाइव करने का एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता, तो वो नहीं पनप पाता ना, तो दैट इज व्हाट। फिर एंडोस्केलेटन हो गया। स्केलेटल के अंदर हमारे पास में एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। एंडो के अंदर हमारे पास, एंडो का मतलब जो ह्यूमंस में होता है ना, जो बॉडी के अंदर है। एक्सो ह्यूमन में नहीं होता, ऑर्थ्रोपोड, कॉकरोच वगैरह में होता है। एंडो के अंदर एक्सियल होता है, अपेंडिकुलर होता है। एक्सियल का मतलब बॉडी का सेंट्रल एक्सिस पर स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब। स्पाइनल कॉर्ड नहीं, सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्कल हो गया, और क्या कहते हैं, रिब केज हो गया, ये सब चीज़ें। अपेंडिकुलर के अंदर हमारे पास में जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, अपर लिम, लोअर लिम, ये सब चीज़ें, दोनों कनेक्ट किससे होते हैं? गर्डल से। गर्डल का मतलब कनेक्शन, शोल्डर के लिए होता है पेक्टोरल, और नीचे हिप जॉइंट के लिए होता है पेल्विक गर्डल। ओके, सो एंडो के अंदर क्या होता है? एक्सियल। एक्सियल के अंदर होता है स्कल, मैंडिबल। मैंडिबल मतलब मूवेबल जो जॉइंट होता है ना लोअर जॉ का, दैट इज कॉल्ड मैंडिबल। वर्टिब्रल कॉलम हो गया, थोरैसिक केज हो गया। ओके, उसके बाद अपेंडिकुलर के अंदर क्या होता है? अपेंडिकुलर के अंदर कॉलर बोन हो गई, क्लेविकल बोलते हैं, स्कैपुला, जो बैक ऑफ थोरैसिक कैविटी, एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है वो। ठीक है, फिर पेल्विक गर्डर, नीचे जो हिप जॉइंट होता है वो क्या होता है? एक फ्यूजन होता है ना, फ्यूजन, इलियम का, स्टेम कॉर्पिबस का। ओके, एक एक्स्ट्रा नोट था मेरे को उस टाइम पर याद आ गया, तो मैंने लिख लिया था कि इलियम जो होता है पार्ट ऑफ हिप बोन होता है, बट आइलियम जो होता है, मतलब दो होता है ना, सेम प्रोनाउंसिएशन बट स्पेलिंग डिफरेंट। जिसमें ई होता है वो अपना इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, तो एक कंफ्यूजन कर सकता है। ठीक है, ई वाला जो है वो इंटेस्टाइन का पार्ट है, आई वाला जो है वो हिप बोन का पार्ट है। अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है? अपर लिम्ब हो गया और लोअर लिम्ब हो गया। अपर लिम्ब के अंदर क्या हो गया? आर्म हो गया, फोर आर्म हो गया, हैंड हो गया, हैंड के पार्म सरफेस और डॉर्सल सरफेस। लोअर लिम्ब के अंदर थाई, लेग, फुट, सोल हो गया और डॉर्सम हो गया। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा हुआ था मटीरिया मेडिका, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका। क्या नीड है हमारे पास मटीरिया मेडिका की? टू अकम्प्लिश द मिशन ऑफ ट्रीटिंग इलनेस इफेक्टिवली। कितना इफेक्टिवली आप एक इलनेस को ट्रीट कर पा रहे हो, यह है मटीरिया मेडिका का मिशन। ओके,
अर्ली बुक्स एंड कंट्रीब्यूशन, तो अर्ली राइटिंग्स हमारे पास में डिस्क्राइब्ड वेरियस डिजीज एंड देयर रेमेडीज। ओके, लिटरेचर बुक कौन सी थी? डी मटीरिया मेडिका, डायोस्कोराइट्स ने लिखी थी। डिस्क्राइब्ड 600 प्लांट ड्रग्स, मेंशन देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अर्ली एलोपैथिक बेसिस पे, मतलब एवोल्यूशन तो एलोपैथी से ही हुआ है ना, तो पहले एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख रहे थे। उसके बाद होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका फोकसेज ऑन डायनामिक प्रॉपर्टीज, बट जो होम्योपैथिक है ना वो पूरा डायनामिक हर तरीके से कवर करता है होम्योपैथिक, तो डायनामिक प्रॉपर्टीज़ पर फोकस करता है ये। फिर आता है हैनीमैन कंट्रीब्यूशन। तो हैनीमैन हमारे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? तो पहले उन्होंने इसमें बेसिकली आपकी उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा एलोपैथी के बारे में, उसमें क्या ड्रॉबैक देखे, उनकी लाइफ की क्या सिचुएशन थी, उसके बाद वो होम्योपैथी में कैसे शिफ्ट हुए, वो सब कहानी है, ठीक है। तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे हमारे फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा पहले तो एलोपैथी में कि मतलब ज़रूरत क्यों है, क्या बुराई क्या है, पहले तो उन्होंने वो देखी, नोटिस करी, क्योंकि ये पहले एलोपैथी के डॉक्टर थे। तो फाउंड आउट दैट एलोपैथिक मेथड, मतलब उन्होंने देखा कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है ना, जो उसके मेथड्स हैं, मेडिसिन है, वो सब उसकी इलनेस को और ज़्यादा बढ़ा रही है और उसके लाइफ में नेवर एंडिंग एलिमेंट्स, मतलब आइट्रोजेनिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर दे रही है। मतलब पूरी लाइफ टाइम उसको मेडिसिन लेती रहनी पड़ेगी जब तक उसकी डेथ नहीं जाती, ठीक है। और क्रॉनिक इलनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रही हैं वो, ठीक है। ही बिगैन क्वेश्चनिंग एलोपैथिक अप्रोच। ओके, फिर उनका थॉट प्रोसेस क्या था कि आप मतलब इतनी हार्मफुल और स्ट्रॉन्ग ड्रग्स दे रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो ऐसी डिजीज़ के लिए जिसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, प्रॉपर पता नहीं है आपको, अननोन डिजीजेस हैं, तो कैसे क्योर करें? तो ये अनएथिकल था, उनको अपनी मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट लगता था। फिर है अपना ब्लाइंड मेडिकेशन, मतलब आँखों पर पट्टी बांधकर दवाई देना, मतलब एक्चुअल में, मतलब लिटरली नहीं, मेटाफोरिकली यूज़ कराया गया है कि 10 पेशेंट आपके सामने, सबको सेम फीवर है, ठीक है, आपने आँखों पर पट्टी बांधी मेटाफोरिकली और सबको सेम मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दी कि यार आपको फीवर है तो आप ये सब मेडिसिन ले लो आप, बट एक्चुअली में क्या होता है होम्योपैथी के अंदर कि हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन दी जाएगी, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फिर आता है हमारे पास में डिसाइडेड टू कम्प्लीटली लीव एलोपैथिक प्रैक्टिस ड्यू टू इट्स ड्रॉबैक। तो कम्प्लीटली उन्होंने एलोपैथी को छोड़ दिया। इसके बाद लाइफ सर्कमस्टेंसेस उनकी, मतलब फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम थी लाइफ में, शहर में सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो अपने गांव चले गए, गांव में जाकर अपना जो लाइफ स्टाइल उसको और ज़्यादा लेवल उसका गिरा दिया। मतलब उनका जो पूरा सोर्स ऑफ इनकम था वो क्लिनिकल प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे थे, एलोपैथी को छोड़ चुके थे, तो डॉक्टर की तरह वो काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या करा कि लिटरेचर जो वर्क है, रिसर्च वर्क हो गया और अपना साइंटिफिक टेक्स्ट होकर उनकी ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ें इसके थ्रू अपने थोड़ी बहुत वो अर्निंग कर रहे थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी उनकी लाइफ में, ठीक है। फिर उनके कुछ अपना इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं, इंसिडेंट्स हैं, क्या क्या है, आर्सेनिक पॉइजनिंग केस 1786 का, वाइन टेस्ट 1788 का, प्रिपरेशन ऑफ मरकरी 1789 का। याद रखना या नहीं रखना मुझे खुद भी नहीं पता, बट फिर भी देख लो याद रखने के लिए। तो सीक्वेंस में है 86, 88 और 89। आर्सेनिक पॉइजनिंग केस ए सबसे पहले आ रहा है, तो ए सबसे पहले वाला जो है 86 वाला वो सबसे पहले होगा। उसके बाद वाइन टेस्ट बीच में आ गया। फिर मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी में लास्ट में वाई आ रहा है, तो वाई अपना अल्फाबेट में लास्ट में होता है, तो वाई से कैच करके आप इसको लास्ट में रख देना। तो 86, 88, 89 याद रहता है तो रख लो, बाकी पता नहीं। दिस इवेंट्स बिकेम की माइलस्टोन्स इन शेपिंग होम्योपैथी। ओके, फिर ट्रांजिशन पॉइंट, मतलब एक टर्निंग पॉइंट आता है ना लाइफ में, कि मतलब जैसे न्यूटन के लिए जो एप्पल गिरा था उसको ऑब्जर्व करा और वो ग्रेविटेशन की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो वैसे ही हैनीमन के लिए डॉक्टर सैमुअल हैनीमन की लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आता, तो वो था चिंचोना बार का एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या देखा उन्होंने कि चिंचोना बार का अगर किसी पेशेंट को दी जाए, ठीक है, तो उसके जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे ना वो मलेरिया के सिमिलर हैं, मलेरिया से मिलते जुलते सिम्टम्स हैं किसके, चिंचोना बार के। तो यहाँ से ओरिजिन हुआ किसका, लॉ ऑफ सिमिलर्स का, मतलब सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का। ओके, लाइक क्यूर्स लाइक। मटीरिया मेडिका बेसिकली मेडिकल मटीरियल के बारे में स्टडी है, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस। ओके, क्या क्या इंक्लूड करता है, ओरिजिन, प्रिपरेशन, डोजेज, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक्शन, पॉइजनिंग, टॉक्सिकोलॉजी, ओवरडोजिंग, क्लिनिकल सिम्टम्स, ठीक है। उसके बाद ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस होम्योपैथी। होम्योपैथी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। इसके अंदर थोड़ा सा ब्रीफ में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ों के अंदर क्या क्या होता है। फार्मेसी ऑर्गेनन के अंदर ओरिजिन, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। फिर ऑर्गेनन फार्मेसी के अंदर डोज एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है। फिर ऑर्गेनन और फार्मेसी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के अंदर क्या क्या इफेक्ट्स ऑन हेल्दी ह्यूमन के अंदर क्या क्या इफेक्ट है वो करते हैं। फिर सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी के अंदर, POM के अंदर, CAM के अंदर, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्लिनिकल प्रूविंग, एक्चुअल पेशेंट से डील करना, पेशेंट को क्योर करना, दैट इज इंक्लूडेड। फिर FMT के अंदर मतलब फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी। फिर रेपर्टरी मतलब केस टेकिंग, सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, टॉक्सिकोलॉजी एंड ओवरडोजिंग की जो साइंस उसको बोलते हैं पोजोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा मटीरिया मेडिका हो गया खत्म। उसके बाद आते हैं किसमें,
ऑर्गेनन समरी है, थोड़ी सी बची हुई है समरी, 1 मिनट। ओके, सो तो इसके बाद का लेक्चर था ऑर्गेनन का, साइंस एंड आर्ट ऑफ होम्योपैथी, शोकेसिंग इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। होम्योपैथी का जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है वो ये कि डायनेमिक सिस्टम है, हर लेवल पर काम करता है, फोकस नॉट ओनली ऑन फिजियोलॉजी बट आल्सो माइंड, इमोशन, जनरल सिम्टम, कंप्लीट पिक्चर ऑफ द पेशेंट, ये सब चीज़ें। फिर डिजीज अंडरस्टैंडिंग माइंड डिजीज, ये थोड़ा सा एलोपैथी के बारे में बताया गया है कि एलोपैथी के अंदर जो आज की डेट में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर की PUO देखा जा रहा है, मतलब पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब ऐसी बीमारी, एक अननोन बीमारी जिसका आपको ओरिजिन नहीं पता, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म नहीं पता कि ये बीमारी इसको हुई कैसे। तो वो चीज़ें काफ़ी कॉमन है आज की डेट में, एलोपैथिक पेशेंट्स के अंदर काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। और होम्योपैथी के अंदर मतलब ये क्यों है, क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट देखते हैं, एक्चुअल में जो उसका रीज़न है वो तो आपको पता ही नहीं है, आपने बस फिजिकल जो चीज़ देखी उसको सप्रेस कर दिया, तो उसकी वजह से पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में बढ़ रहा है, ठीक है। होम्योपैथी क्या करता है, कवर्स ऑल एक्सपेक्ट, सारे एक्सपेक्ट को कवर करता है। उसके बाद होम्योपैथी कवर्स ऑल एक्सपेक्ट, आइडियोपैथी डिजीज आर कॉमन इन एलोपैथिक पेशेंट। आइडियोपैथी मतलब एक सार्कास्टिक नेम दिया गया था कि आइडियट, मतलब डॉक्टर को इडियट बोला गया कि इडियट है, कि इसको बीमारी ही नहीं पता चल रही है कौन सी बीमारी है, कि हुआ क्या है पेशेंट को वो ही नहीं पकड़ पा रहा है, तो इसीलिए उसको इडियट बोला गया, तो इडियट से आया इडियोपैथी, ठीक है, डॉक्टर को इडियट बोला गया है। फिर आता है होम्योपैथी वर्क्स विद द डायनामिक प्लेन एंड इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी। डायनामिक प्लेन मतलब हर एक्सपेक्ट को कवर करता है, और इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी मतलब हर पेशेंट की जो हर मेडिसिन है वो अलग अलग होगी। फिर आता है फंडामेंटल फिलोसफी। होम्योपैथी मस्ट बी अंडरस्टूड विद फंडामेंटल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी के लिए। की प्रिंसिपल रिवॉल्व अराउंड द डायनामिक नेचर। क्योंकि साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर एक्सपेक्ट को डील करना है ना, आपको इमोशनल मेंटल हर तरीके से उसको कवर करना है, तो इसलिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। की प्रिंसिपल रिवॉल्व अराउंड डायनामिक नेचर ऑफ द डिजीज, इंडिविजुअलिटी, मेंटल स्टेट, सफरिंग, पास्ट हिस्ट्री एंड मूड, ठीक है। वाई डू वी नीड फिलोसफी, तो फिलोसफी की जरूरत क्या है होम्योपैथी। विदाउट फिलोसफी मेडिसिन बिकम्स मैकेनिकल। तो मैकेनिकल मतलब क्या है कि आप एक ह्यूमन को डील कर रहे हो, आप किसी मशीन को डील नहीं कर रहे, ठीक है। बट अगर आप सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स को देखोगे ना, और फिजिकल सिम्टम्स को देखा आपने, सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करा और उन्हीं को ठीक कर दिया, तो आप में और एक मशीन में क्या डिफरेंस है, मतलब एक मशीन को रिपेयर करने में और एक इंसान को ठीक करने में क्या डिफरेंस है। अगर दोनों की सेम प्रॉब्लम है और सेम ही सोल्यूशन है हर इंसान के लिए, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल। क्या अरे तो मैकेनिकली तो हुआ, मशीन ही तो हुई है। तो होम्योपैथी क्या करता है, डील्स विद द लाइफ फोर्स विच कैन नॉट बी स्टडीड ओनली थ्रू फिजिकल साइंस। होम्योपैथी डील करता है लाइफ फोर्स के बारे में, वाइटल फोर्स, लाइफ फोर्स, एनर्जीज के बारे में, जो कि फिजिकल साइंस के अंदर कवर ही नहीं हो सकती। ओके, करता है वी नीड अ थिंकिंग अप्रोच टू अंडरस्टैंड क्योर। हमें एक थिंकिंग अप्रोच, एक नया अप्रोच चाहिए रहेगा थिंकिंग के लिए, जिससे कि हम इसके क्योर को एक्चुअली में क्या चीज़ है उसको समझ पाएँ। ओके, फिर शॉर्ट कमिंग्स ऑफ कन्वेंशनल साइंस। शॉर्ट कमिंग मतलब बेसिकली उसके जो भी ड्रॉबैक्स हो गए, ठीक है, कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को तो पढ़ लिया हमने, बट इनर एक्सपीरियंस को पेशेंट के, उसकी एक्चुअल जो हिस्ट्री है उसको हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। होम्योपैथी फिल्स दैट गैप थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ सिम्टम्स ऑन द डायनामिक प्लेन। तो होम्योपैथी इसी गैप को फिल करता है कि मतलब आपने सिर्फ एनाटॉमी देख ली, सिर्फ फिजियोलॉजी देख ली, बट उसकी जो मेंटल स्टेट है उसको तो आपने इग्नोर कर दिया ना, तो उस ब्रिज को, उस गैप को ब्रिज करने का काम करता है होम्योपैथी, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फिलोसफी का मतलब ये, फीलो का मतलब लव होता है, और नॉलेज, विजडम, सोफिया, फिलोसफी लव फॉर विजडम, मदर ऑफ साइंस, ठीक है। फिलोसफी की डेफिनेशन मतलब स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चनिंग अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ट्रूथ एंड वैल्यूज, ऑफन कॉल्ड द लव ऑफ विजडम, ठीक है। इसके बाद हमारा फिर है अपना एवोल्यूशन ऑफ मेडिकल थॉट। अर्लियर मेडिसिन एग्जांपल हिपोक्रेट्स फोकस्ड ऑन थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशन, थ्योरी ऑफ ह्यूमर एंड जर्म थ्योरी। तो हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन, क्या फोकस करा इन्होंने, थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशन पर और थ्योरी ऑफ ह्यूमर पर। ह्यूमर मतलब कि आपने ह्यूमन आंसर डिजीज में पढ़ा होगा 12th क्लास में, कि एक गुड ह्यूमर होता है और एक बैड ह्यूमर होता है, तो बैड ह्यूमर अगर बढ़ जाएगा तो उससे बीमारियां होती है। फिर जर्म थ्योरी की मतलब डिजीज जो है वो पैथोजन से होती है, डिजीज एक जर्म है जो कि ऑर्गेनिज्म है वो कॉज कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्या हुआ, 20th सेंचुरी में शिफ्ट आया कि दवाइयों का जो ट्रीटमेंट है उसका मोड चेंज कर दिया, कि एंटीबायोटिक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट से आप क्योर करा जाएगा पेशेंट को, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या देखा जाता है आज की डेट में, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइकिल, मतलब कि एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस आ गई लोगों के अंदर, की जो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक थी वो लोगों ने उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। फिर सेकंड के साथ भी सेम हुआ, थर्ड के साथ भी, फोर्थ के साथ भी। तो आज की डेट में 5th जनरेशन एंटीबायोटिक्स यूज़ करी आती हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका।
ठीक है। फिर क्या दिखाता है कि शोज लिमिटेशन ऑफ एंटीबायोटिक यूज ऑल्सो अफेक्ट गुड गट बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है, तो गुड गट बैक्टीरिया जो है अपने स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, उनको भी ये अफेक्ट करता है, खत्म करता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड होम्योपैथिक मेडिसिन डोंट हैव सच लिमिटेशंस। फिर ह्यूमन कंडीशन एंड माइंड, कॉमन इमोशनल स्टेट्स अफेक्टिंग हेल्थ, कौन कौन सी स्टेट होती है? रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, फीवर, प्रोस्ट्रेशन, एक्सट्रीम वीकनेस, ठीक है। ये सारी जो इमोशनल कंडीशन है ना, ये हमारी फिजिकल हेल्थ को भी क्या करती है? अफेक्ट करती है, फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं, ठीक है। इन सब के लिए मेडिसिन बताई गई थी आर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है, आर्सेनिकम एल्बम। ओके। इसके बाद हमें बताया था कि एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए आपको ये सब चीज़ें पूछनी चाहिए, खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि व्हाट आर वी डूइंग, हम कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और मतलब हमारे लाइफ का एम क्या है, कर क्यों रहे हैं सब चीज़ें, ठीक है। और क्या हम नेचुरल लॉज को फॉलो भी कर रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद है कि व्हाट टू क्योर एंड हाउ टू क्योर, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ठीक कर रहे हो, उसकी मेंटल हेल्थ को ठीक कर रहे हो, इमोशन को ठीक कर रहे हो, फिजिकल को ठीक कर रहे हो, ठीक कर क्या रहे हो और कैसे कर रहे हो ठीक, वो तो पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि होम्योपैथी इज अ सबटल साइंस, नॉट ऑब्वियस, नॉट इमीडिएटली नोटिसेबल, बट ऑफन क्लेवर, स्किलफुल और रिफाइंड। मतलब बहुत ज़्यादा इमीडिएटली आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं दिखेगा होम्योपैथी का, बट वो चीज़ काम करती है एक्चुअली, उसका काफ़ी क्लेवर, काफ़ी स्किलफुल, काफ़ी रिफाइंड तरीके से वो काम करती है, ठीक है। सो दैट इज वॉट। फिर समरी क्या है कि साइंस प्लस आर्ट ऑफ होम्योपैथी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट एनी एलिमेंट मस्ट बी रिमूव्ड एट इट्स रूट, नॉट merely suppressed। मतलब पूरी तरह से उसको जड़ से खत्म कर देना, इसका एक्चुअल क्योर सिर्फ उसको सप्रेस करना ही इनफ नहीं है, ओके। होम्योपैथी इज स्टिल इवॉल्विंग बट इट्स कोर प्रिंसिपल्स रिमेन कांस्टेंट। इवॉल्विंग साइंस है ये, ठीक है, बट इसका जो कोर प्रिंसिपल है, कोर सिद्धांत है ना, वो सेम ही रहता है, ओके। फिर साइंस का लैटिन वर्ड मीनिंग अंडरस्टैंडिंग, पैथी का मीनिंग होता है सफरिंग। उसके बाद है हमारे पास में क्लिनिकल फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल, ठीक है। अडल्ट केस हिस्ट्री, तो मतलब पेशेंट आपके पास आया तो आपको रिकॉर्ड बनाना उसका, तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? आइडेंटिफाइंग डेटा एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, चीफ कंप्लेंट, प्रेजेंट इलनेस, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री, रिव्यू ऑफ सिस्टम, ठीक है। एक मिनट, ओके। एक्स्ट्रा पॉइंट था कि टाइप ऑफ क्राई दो तरह की होती हैं, गुड क्राई और बैड क्राई। गुड क्राई में कंप्लीट इंस्पिरेशन, कंप्लीट एक्सपिरेशन, बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम में होता है। तीन पॉसिबिलिटी है, तीन चार पॉसिबिलिटी है कि आपके बेबी ने जो है वो स्टूल या यूरिन पास कर दिया, भूख लगी है उसको, या फिर किसी इंसेक्ट ने काट लिया, उसकी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज में पेन हो रहा है, ठीक है। और बैड क्राई में एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन नहीं होती, चेस्ट में पेन हो रहा होगा बच्चे की, या फिर उसके एब्डोमेन रीजन में पेन हो रहा होगा, ठीक है। फिर बैक टू टॉपिक, आइडेंटिफाइंग डेटा एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आइडेंटिफाइंग डेटा इंक्लूड फॉलोइंग, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, रिकॉर्ड क्या क्या रखना है पेशेंट का, ठीक है। किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है, तो फुल नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, कॉज, मोबाइल नंबर, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ये सब चीज़ें, ओके। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पॉइंट है कि यंग पेशेंट के अंदर अगर ओल्ड एज के सिम्टम्स हैं, बैक में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, तो हाई पॉसिबिलिटी ऑफ ओस्टियोमलाइसिया, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। नॉर्मल रेंज 30 to 100 होती है, माइल्ड में 20 to 30, मॉडरेट में 10 to 20, सीवियर में लेस देन 10, ठीक है। सोर्सेज क्या होते हैं विटामिन डी के? D1 का सन, D2 का स्प्राउट, D3 का नॉन वेज। कोर्साकोफ सिंड्रोम में क्या होता है? विटामिन B12 की जो है डेफिशिएंसी होती है, माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, ओके। डाइटरी चेंजेस कर लोगे, राइस, दाल, बटर मिल्क, तो हाइपर। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है, सीवियर सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्सट्रीम वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन एक्सेट्रा। ये काफी एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, एडिशनल पॉइंट है, मेन टॉपिक के पॉइंट नहीं है। फिर कॉमन डिजीज इन डॉक्टर, मेंटल हेल्थ इशूज हो सकते हैं, क्रॉनिक कंडीशन हो गया, फिर इन्फेक्शियस डिजीज, या फिर हमारी नीडल स्टिक इंजरी, ये सब चीज़ें होती हैं, ओके। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, बैक टू टॉपिक। ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री ले रहे हो तो बेस्ट सोर्स क्या उसका पेशेंट है, ठीक है, मोस्ट ऑथेंटिक केस है, अनटिल अनलेस कि उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर या फिर कोई मेमोरी डिसऑर्डर नहीं है, तो ठीक है। बाकी चीफ कंप्लेंट जो कि सबसे पहले बताता है पेशेंट, मतलब आती सबसे पहले जो उसने बताया कि मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ के बारे में, दैट इज कॉल्ड अ चीफ कंप्लेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। प्रेजेंट इलनेस इंक्लूड फॉलोइंग लोकेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड सिवियरिटी ऑफ पेन, टाइम हो गया, ऑनसेट, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, कॉज ऑफ कंप्लेंट, फैक्टर विच एग्रावेट कंप्लेंट, जो कि बढ़ा रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सपोज पैर में दर्द है उसके, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो करने से उसके पैर में और ज़्यादा पेन हो रहा है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि करने से उसके पैर का पेन जो है वो कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एमिलियोरेट, ठीक है। एसोसिएटेड सिम्टम्स मतलब चीफ कंप्लेंट के बाद जो उसने बताया कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा हो रही है, बट उसके बाद क्या क्या हो रहा है, वो सारे क्या होते हैं
एसोसिएटेड सिम्टम एक वर्ड है हमारे पास में, उसको याद रखने के लिए ओल्ड कार्ड, ऑनसेट लोकेशन ड्यूरेशन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्लेंट, एग्रावेशन एंड एमिलियोरेशन, रेडिएशन स्प्रेडिंग एंड टाइम। ठीक है, फिर आता है अदर इन्फॉर्मेशन मेडिकेशन, मतलब पेशेंट ने अगर पहले कोई मेडिकेशन ली है, आपके पास आने से पहले कोई मेडिकेशन ली है, कितना डोज लिया है, कैसे ली है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार ले चुका है, होम रेमेडीज करी है क्या, कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन करी है, नॉन प्रिस्क्राइब मेडिसिन ली है क्या, कोई सेल्फ मेडिसिन खुद से दवाई ली है, विटामिन लिए, हर्बल सप्लीमेंट्स, ओरल कंट्रासेप्टिव, एलर्जी हो गई क्या उसको, या फिर ये सब चीज़ें पूछनी चाहिए, आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए। एडिशनल पॉइंट है कि अपना फीवर के लिए क्या होता है, फर्स्ट एड टैपेट स्पंजिंग, मतलब अल्कोहल स्पिरिट और वाटर को आपको मिक्स करना है, फिर बॉडी को पूरा वाइप करना है उससे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड। उसके बाद है एक्स्ट्रा पॉइंट डायरिया। डायरिया क्या होता है, 400 ग्राम या फिर उससे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर स्टूल पास करा जाए 24 आवर्स के अंदर। दो तरह का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल, लार्ज इंटेस्टाइनल। क्या सिम्टम्स है, स्मॉल में पेन होता है बेली बटन के रीजन में, अम्बिलिकस रीजन में, फ्रीक्वेंसी बार बार जाएगा। ठीक है, टॉयलेट। फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइनल के अंदर पेन होगा लेफ्ट इलियक फोसा में, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम रहती है, मोस्ट प्रोमिनेंटली मॉर्निंग आवर्स में ये रहता है। ब्लड वेसल में जो पेन होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन जो होता है, उसको बोलते हैं थ्रॉबिंग पेन। रेडिएटिंग पेन बेसिकली न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से होता है, रेडिएटिंग पेन। ओके, फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज, डैमेज टू हार्ट वाइल फ्रॉम अ रूमेटिक फीवर। एक फीवर होता है रूमेटिक फीवर, जो कि कौन करता है कॉज, स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हीमोलिटिक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कॉज करता है रूमेटिक फीवर, जिसकी वजह से हार्ट के वाल्व अफेक्ट होते हैं। ओके ओके ओके, इसका जो सिम्टम है वो होता है फ्लीटिंग टाइप ऑफ पेन, मतलब पेन जो है बॉडी के वन पार्ट से स्प्रेड होकर दूसरे पार्ट में चला जाएगा। पेन जो है वो बॉडी के वन पार्ट से स्प्रेड होकर दूसरे पार्ट में चला जाएगा। पैरासीटामोल की हाफ लाइफ कितनी होती है, टी हाफ केमिकल काइनेटिक्स 2 आवर्स होती है, मतलब सेकेंड। और एक रूल होता है कि आपने जो भी मेडिकेशन ली है उसका सेकेंड डोज लेने, कब लोगे आप सेकेंड डोज, जब उसकी पहले पहले वाले डोज का जो कंसंट्रेशन है वो एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 10% हो जाए या फिर उससे कम हो जाए, तभी आपको सेकेंड डोज लेनी चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा है फिजियोलॉजी, है काफ़ी बेसिक है। ठीक है, इसके बाद है फिजियोलॉजी में थोड़ा सा बचा हुआ है। ओके, तो इंट्रोडक्शन था कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजी होता है। फिजियोलॉजी का वर्ड दिया था जीन फर्नेल ने। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो कि अपने सारे लाइफ के फंक्शन को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर ले, इंडिपेंडेंटली। पर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो अपने सारे लाइफ के फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर ले। ओके, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ सेल विद सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, टाइप ऑफ टिश्यू पता है सबको, मस्कुलर टिश्यू के अंदर इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। क्यों करा ऐसे, क्योंकि हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो फिजियोलॉजी के अंदर फंक्शन की बेस पर क्लासिफाई करा है। इनवॉलेंट्री फंक्शन है इसका और इसका वॉलेंट्री फंक्शन है। ओके, फिर नर्वस टिश्यू के अंदर फंक्शन हो गया ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कंपोनेंट न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल होता है, न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद न्यूरॉन्स हो गया हमारे पास में, न्यूरॉन्स एंड ब्लड सप्लाई। अब कोई भी सेल है ना, उसको ब्लड सप्लाई में ब्लड एज इट इज़ नहीं चाहिए, मतलब उसको कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होता है ब्लड के, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑक्सीजन चाहिए, मतलब गैसियस एक्सचेंज हो गया, आयंस हो गए, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं उसको। ठीक है, मेनली तो न्यूरॉन्स को कैसे मिलती है, इनडायरेक्टली मिलती है। ब्लड वेसल है, उसके बीच में एक मेम्ब्रेन है एस्ट्रोसाइट सेल का। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्रेन मतलब न्यूरॉन को रेफर कर रहा है, ब्लड और न्यूरॉन के बीच में जो बैरियर है वो है एस्ट्रोसाइट। ठीक है, इसके थ्रू होकर एक फिल्टर की तरह काम करता है, न्यूरॉन को जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, उसके बाद ये काफ़ी बेसिक है कि सेल है, सेल के अंदर जो चीज़ें होती है सेम, इंट्रा, सेम का मतलब होता है इंट्रा, मतलब इंट्रा में ए आ रहा है ना, INTRA, और सेम में SAME, सेम में भी से ए आ रहा है, तो इंट्रा का मीनिंग होता है सेम, मतलब कि एक सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रा, और बाहर की चीज़ों को बोलते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर फिजियोलॉजी के अंदर थोड़ा सा और बचा हुआ है लास्ट, कि सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। टाइप ऑफ सेल टोटल 11 होते हैं। स्टेम सेल बोन मैरो के अंदर होते हैं, ब्लड सेल, RBC। ठीक है, सबको पता है सब चीज़ें। ल्यूकोसाइट, ग्रैनुलोसाइट। ल्यूकोसाइट के अंदर दो तरह के होते हैं, ग्रैनुलो और ए ग्रैनुलो। ठीक है, याद रखने की ट्रिक क्या आती है, BENG, मतलब बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल ग्रैनुलर होता है, और मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट ए ग्रैनुलर होता है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था कि क्या होता है कि
ब्लड वेसल सपोज रप्चर हो गई तो प्लेटलेट जाएंगी वहां पर और एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लेगी, इसको बोलते हैं प्राइमरी एग्रीगेशन। ठीक है, प्राइमरी एग्रीगेशन रिलीज करेगी पीएएफ, प्राइमरी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को रिलीज करेगी, जिससे क्या होगा बाकी प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएंगी और सेकंड एग्रीगेशन उसके ऊपर ही फॉर्म कर लेंगी। इन दोनों के बीच में एक फैक्टर होता है जो कि ग्लू की तरह काम करता है, दैट इज कॉल्ड वॉन विल-ब्रैंड फैक्टर। ओके, फिर डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉर्पस्कल क्या होता है कि कॉर्पस्कल बेसिकली एक स्पेसिफिक टर्म है सेल के लिए, जो कि मतलब इंडिपेंडेंटली फ्री फ्लोटिंग सेल होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, मसल सेल स्केलेटल कार्डियक स्मूथ, बोन मैरो बोन सेल के अंदर ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोजेनिक ओस्टियोजेनिक बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल होते हैं जो कि आगे डेवलप होकर डिफरेंशिएट होकर ओस्टियोब्लास्ट बना लेते हैं। ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं जो कि बोन मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। और ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, क्लास्ट का मतलब कटिंग, मतलब कि बोन रीअब्जॉर्बेशन कराते हैं, लार्ज होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, सेक्स सेल हो गए ओवम और स्पर्म, कार्टिलेज के अंदर हाइलिन फाइब्रस और इलास्टिक, नर्व के अंदर न्यूरॉन, स्किन के अंदर केराटिनोसाइट, मिलानोसाइट और लैंगरहैंस मर्केल सेल। एपिथेलियल मतलब जो प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, एंडोथेलियम का मतलब जो कि इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन होती है, ब्लड वेसल एक्सेट्रा। फैट सेल के अंदर एडिपोज टिश्यू आ गया। उसके बाद बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एरोबिक एनारोबिक। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एरोबिक के अंदर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, जिसने स्टेन ले लिया पर्पल वाला वो होता है पॉजिटिव और नहीं लिया तो नेगेटिव। ओके, फिर हमारा यूकैरियोटिक सेल की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है कि प्रोटोप्लाज्मिक को मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है, प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं और नॉन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक के अंदर लिविंग हो गया और नॉन प्रोटोप्लाज्मिक के अंदर नॉन लिविंग हो गया। ठीक है, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक के अंदर जो स्टोर्ड फूड हो गया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, ये सब चीज़ें पिगमेंट हो गए। एंडोजीनस हीमोग्लोबिन मेलानिन यू मेलानिन, ये सारे पिगमेंट हो गए। एक्सोजीनस पिगमेंट कैरोटीन हो गया जो कि हमें मिलता है कैरेट से। और एक चीज़ और मिलता है गोल्डन राइस, अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, गोल्डन राइस होता है जिसके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, तो येलो पिगमेंट होता है। ठीक है, बाकी ग्रैन्यूल्स क्रिस्टल्स सब नॉन लिविंग है। प्रोटोप्लाज्मिक के अंदर साइटोप्लाज्म भी इंक्लूड होता है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज हो गई, सारी न्यूक्लियस, आर एस सी आर, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम। तो इतना ही था। ओके, इसके लिए इतना ही था, थोड़ा सा लेंथी हुआ, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़ा सा लेंथी हुआ है, आई नो, बट विद टाइम मैं सीख जाऊंगा, मतलब इसको कम टाइम में कैसे कवर करना है। तो इतना ही था आज के लिए। तो सो एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।